प्रियंका को बहुत ठंडा लग रहा है क्या? कभी कभी ठंडा, हाँ ठंडा लग रहा है, तबीयत खराब हो जाता है दीदी तो ठंडा लगता है। कान में? कान में क्या, स्वेटर भी पहने। आप कहाँ थी इतना दिन तक? शादी में इधर चल गए थे 8 दिन पहले, और उधर एग्जाम था मेंस का। अच्छा शादी। गुड इवनिंग सर। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण, नाम है उसका, लिख लीजिए, पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनिश्चितता के अंतर्गत नीति निर्धारण। अनिश्चितता का सबसे लेटेस्ट अभी उदाहरण क्या है? कोविड-19। अब हर तरह के परीक्षा में क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया, पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। कोविड-19 के कारण पॉलिसी बनाने वाले को बहुत ही कठिनाई होगी, अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज होने से अनसर्टेनिटी उत्पन्न होता है। पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में नेचुरल कैलेमिटीज के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज का भी आता है। पोल्यूशन, पोल्यूशन से भी अनसर्टेनिटी होता है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सबसे अनिश्चितता जन्म लेता है, और उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है। इसमें लिखिए, लिखने का है, अनिश्चितता वह है जिसको मापना कठिन है। जोखिम को माप सकते हैं, जोखिम का बीमा कराया जाता है। इसलिए रिस्क से ज्यादा अधिक बड़ी समस्या है अनिश्चितता।
लिखिए, अनिश्चितता की समस्या पॉलिसी नीति निर्धारण में होती है और अनसर्टेनिटी का कारण क्या है? अनसर्टेनिटी का कारण है कि अपूर्ण सूचना, अपूर्ण आंकड़ा के मौजूदगी में निर्णय लेना, और इससे जो उपलब्धि होगी वह भी पूर्णतया अननोन होगी। बहुत ऐसी नीति होती है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ रहते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। और उन सभी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कई अनिश्चितता, कई तरह की अनिश्चितता की समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक जगत में नीति निर्धारक योजना लर्निंग बाय डूइंग, रिसर्च को आधार बनाकर बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिश्चितता की दशा में नीति निर्धारण किया जाता है। पैराग्राफ बदल दीजिए। और लिखिए, अनिश्चितता के अंतर्गत नीति निर्धारण करने में निम्नलिखित तथ्यों पर
निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाता है। नंबर वन, जो अनिश्चितता के दूर करने के लिए जो नीति निर्धारण किया जाता है अनिश्चितता के संदर्भ में, नंबर 1 लिया जाता है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी मॉडल। तथा ग्राफिकल विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के नीतियों का निर्धारण किया जाता है। कितना भी अनिश्चितता रहेगा, प्रोबेबिलिटी मॉडल लगाएगा। जितने वेरिएबल्स हैं उसका ग्राफिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके आधार पर नीति का निर्धारण करेगा। ये नंबर 1 हुआ प्रोबेबिलिटी मेथड। नंबर 2 हुआ अनिश्चितता में नीति निर्धारण में यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी का निर्धारण पहले से किया हुआ है और अनसर्टेनिटी रहने पर भी अनुकूलतम निर्णय लिया जाता है। उपयोगिता के आधार पर ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। क्या बोले सर? ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। उसी का हिंदी होगा कि अनिश्चितता के अंतर्गत अनुकूलतम निर्णय लेने का तरीका उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नंबर 3 एक नाम है, लिखिए मार्कोव। MARKOV। मार्कोव निर्णय प्रक्रिया। जिसमें समस्या को क्रमबद्धता के रूप में सजाया जाता है। इसी को मार्कोव डिसीजन कहते हैं। यूटिलिटी में ही सर ये
ये तो 0.3 है तो ओ, 0.3 बोल रहे हैं। MARKO भी बोले हैं ना, 0.3 है। यूटिलिटी वाला तो हो गया। हम लोग यूटिलिटी वाला जानते हैं कि टेंजेंट होगा तो मैक्सिमाइज होगा, कन्वेक्स होगा, ये सब पढ़े हुए हैं आप ना। वही बात है, यूटिलिटी डिसीजन लेते हैं, कितना एक्स खरीदेगा, कितना वाई खरीदेगा। इंडिफरेंस कर्व का टेक्निक लेगा, जहां प्राइस लाइन टेंजेंट होगा और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, वही संतुलन बिंदु होता है, वही ऑप्टिमल बिंदु होता है। ये सब अपना निर्णय लेगा। तीसरा मेथड है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में क्या है कि सारे समस्याओं का सीक्वेंस में बदल दिया जाता है। सीक्वेंस में और तब सीक्वेंशियल मॉडलिंग विधि अपनाई जाती है। सीक्वेंशियल मॉडलिंग विधि अपनाई जाती है। नंबर 4, अभी कैसे किसान का दिल्ली चारों तरफ से घेरे हुआ है, तो कौन मॉडल लगावें जिससे कि पॉलिसी बन सके और स्वीकार्य हो। तो कहता है कोऑपरेटिव डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट होगा कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अंतर्गत जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी के बीच मल्टीपल इंटरैक्शन से बहुत सारे निर्णय को स्थापित किया जा सकता है। और बहुमुखी नीति अनिश्चितता के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है कोऑपरेटिव डिसीजन मॉडल से। क्या बोले सर? बहुमुखी बहुमुखी नीति बनाई जाए। बहुमुखी नीति अनिश्चितता के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है। नंबर 5, इसके अंतर्गत
बहुत क्या सारे बनी? थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से उसका परीक्षण किया जाए। छठा लिखिए, बहुमुखी रिसर्च बहुमुखी शोध कार्यक्रम विकसित देश में चल रहा है, विकासशील देश में चल रहा है। अभी आप कोविड का दवा का नहीं सुन रहे हैं कि वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। एक जगह नहीं, विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों में रिसर्च किया जाए और डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट लोगों, शोध कार्यों को किया जाए। तब हम अनिश्चितता के अंतर्गत नीति निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसका हेडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिस्ट का, नोबेल प्राइज का किताब था नज, NUDG, नज थ्योरी। नज थ्योरी। और दूसरा थ्योरी है बज थ्योरी। तो एक थ्योरी हो गया नजिंग, NUDGING, लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिखिए NUDGING, नजिंग। नजिंग का मतलब हो गया नज थ्योरी। नज का मतलब हो गया नॉन रेगुलेटरी अप्रोच। और नज के खिलाफ में जो उल्टा बोलता है उसको कहते हैं बज, BUDGING, बजिंग। बज का मतलब है बजट, बजिंग का मतलब हो गया कानून विधान के अंतर्गत चलिए। रेगुलेटरी।
रेगुलेटरी में चलिए तो आपका पॉइंट का नाम हो जाएगा फ्रॉम नजिंग टू बजिंग। फ्रॉम नजिंग टू बजिंग। नजिंग हो गया NUDGING, अब बजिंग हो गया BUDGING। फ्रॉम नजिंग टू बजिंग। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त का नज थ्योरी पर प्राप्त किया गया है, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर जोर देता है। जी। अनसर्टेनिटी के अंतर्गत और शास्त्रियों का एक समूह नज थ्योरी का जिक्र करते हैं। जबकि दूसरी ओर बजिंग थ्योरी, रेगुलेटरी थ्योरी का उपयोग किया जाता है। नज थ्योरी व्यवहारवादी तरीके से अनसर्टेन अनिश्चितता के अंतर्गत नीति का निर्धारण होता है। म्यूट करो। दूसरी ओर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के समर्थक बजिंग अर्थात रेगुलेटरी मेजर्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के महत्व को दर्शाते हैं। मतलब बजट के द्वारा इसका किया जाएगा, समस्या को खत्म बजट में। हाँ, मैंने रेगुलेशन को ही बजट कहते हैं ना, तो उसी को बज बोलता है, बज BUDG। रेगुलेशन को, मेथड ऑफ रेगुलेशन को लिख लीजिए। मेथड ऑफ रेगुलेशन को बज कहा गया, बज BUDGE।
तो वर्तमान के अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार मिला थेलर को, वो नज सिद्धांत का समर्थक है। लेकिन पर ये दूसरे क्या कहता है व्यवहार? बिहेवियर, व्यवहार के आधार पर, जिस अभी कैसे किसान का व्यवहार हो रहा है, जी। इसको आधार बना के एक सिद्धांत बनाइए, ओ, न कि सिद्धांत बना के व्यवहार करे। ओ, 60% जनसंख्या जिससे जुड़ी हुई है, हम्म, उसकी समस्या 3 गो होगी। 3 गो नीति में हो जाएगा समस्या। बहुत सारी, मल्टीपल। इसको अभी छूना ही नहीं चाहिए था। जी सर। इट वॉज नॉट प्रॉपर टाइम। जो चल रहा था उसी में धीरे धीरे सुधार करता। सब जगह आदमी खड़ा रहेगा और रोबोट काम करेगा, यही प्रोसेस हो गया है। बिहार में फैक्ट्री लगा है तो विशालकाय फैक्ट्री है, अब भीतर आदमी एक दो गो नजर आता है, अब बाकी सब रोबोट है जो कि सामान उतारता है, रखता है, चढ़ाता है, करता है, लिखता है, एंट्री करता है। रोबोट भी अपना वैसे ही शर्ट पैंट पहने हुआ है। और रोबोट का कोई नेता नहीं होगा, ट्रेड यूनियन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा उसका कुछ भी, थकेगा नहीं वो, और एक्यूरेसी 100%। जिस पैकेट को जहां रखना है वहीं वो रखेगा, जी। जहां से उठा के लाना है वहीं उठा के लाएगा। तो बिहार में इस तरह का फैक्ट्री खुल रहा है। कहाँ जाएगा लोग इतने? अब वही हाल अगर कृषि में भी हो जाएगा, कितना आदमी काम करता है निकौनी में, पटौनी में, सबको मैकेनाइज कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वही ना बात है, मिसयूज होगा। तो भारत के लिए जो है एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है, वे ऑफ लाइफ है लोगों का। तो ऐसे चीज को आप टच कर रहे हैं, और जहां टच करना है वहां टच कीजिए ना। करप्शन को टच कीजिए। खुद ही करप्शन करेगा तो कहाँ से टच करेगा? तब तो इसलिए नज वर्सेस बज, नजिंग वर्सेस बजिंग। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं अब कह रहे हैं कि फ्रॉम नजिंग टू बजिंग, नॉन रेगुलेटरी से वापस आइए रेगुलेटरी पर। ये अलग होगा कि रेगुलेटरी जो है ब्रॉड बेस्ड होगा, और सिटीजन का बिहेवियरल चेंज जो है बहुत आसानी से अंडर डेवलप्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड में नहीं हो पाता है। पॉपुलेशन का प्रॉब्लम जो है वो लोअर इनकम ग्रुप में ज्यादा है, और वो उसको प्रॉब्लम मानता ही नहीं है। जो प्रॉब्लम मानता है वो है हाई इनकम ग्रुप का आदमी। लो इनकम ग्रुप वाले को पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। लो लेवल पर रह रहा है, उसको जो भी मार भात खिला रहा है, खिला के खड़ा कर रहा है। तो ये नीतिगत जो है पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी को
नजिंग पर लावेंगे तब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का बात होगा, और तब होगा सिटीजन्स को नजिंग करना कि उसका बिहेवियर परिवर्तित हो। नजिंग सिटीजन्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में नजिंग बिहेवियर जो है को लगाइए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बजिंग कीजिएगा तो हार्मफुल हो जाएगा। तो इस पर विश्व स्तर पर रिसर्च चल रहा है और कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में नजिंग लाइए थोड़ा थोड़ा ताकि कंट्रोल में रहे। अब पब्लिक सेक्टर में रेगुलेशन को दूर कीजिए। तो पॉलिसी मेकिंग जो है अंडर अनसर्टेनिटी इन सब बातों पर आधारित है। कहता है कि अर्धविकसित देश में, विकासशील देश में अनसर्टेनिटी की समस्या ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पर्याप्त आंकड़े भी नहीं मिलते हैं। अब हमारे यहाँ जो है कोविड का आंकड़ा है, तो हम लोग हैं करोड़ों में, लेकिन आंकड़ा सैकड़ा में रहता है। तो अर्धविकसित देश में, विकासशील देश में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी ज्यादा समस्या वाला है, क्योंकि जो डाटा भी मिलता है, आंकड़ा मिलता है, डेटा जो है वो भी परफेक्ट नहीं रहता है। उसमें प्रोबेबिलिटी जो है सही होने का कम देखा गया। लेकिन बड़े बड़े देशों में जो स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, बड़ी बड़ी कंपनी उसको तैयार करती है, जिसमें सच्चाई ज्यादा रहता है। और इसलिए अनसर्टेनिटी को देखते हुए अर्धविकसित देशों में छोटे छोटे सर्वे जो कराता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे सर्वे से जो आंकड़े, स्मॉल सर्वे से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो हेडिंग दे दीजिए, 4 स्टेप्स मेकिंग पॉलिसी डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी।
4 steps. Number 1 step. वैसे प्रश्न जिसका उत्तर अब नहीं मिल सकता है, कोई नया फर्दर उत्तर नहीं मिल सकता है, और वैसे प्रश्न जिसके उत्तर मिलने की संभावना है, इसमें नीतिगत होने के लिए दोनों में अंतर कर लेना होगा। पहला फर्स्ट स्टेप है अंतर करें कि किसके बारे में आपको रिपोर्टिंग मिल सकता है और किसके बारे में रिपोर्टिंग आपको मिल ही नहीं सकता है। पहला डिस्टिंक्शन आपको फर्स्ट स्टेप करना होगा कि वह समस्या जिसका उत्तर अब मिल नहीं सकता है और वह समस्या जिसका उत्तर मिलने की संभावना है। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंटेशन है, सेकेंड स्टेप है कि अनसर्टेनिटी एक्सपेरिमेंटेशन की पर आधारित होता है। अनसर्टेनिटी प्रयोगात्मक विधि से उसके बारे में आप जान सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। कोविड के बीच में गया तो डॉक्टरे को पीट दिया, तो ये हुआ लर्निंग बाय डूइंग। आप चेंबर में बैठे हुए हैं, जाइए नहीं रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या एटीट्यूड है लोगों का। न्यूज में दिखला रहा था कि डॉक्टर दौड़ रहा है, पीछे से मरीज रगेद रहा है उसको। तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटेशन, uncertainty requires experimentation, and it is learning by doing. थर्ड की स्टेप है कि कम्युनिकेट विद सिटीजन्स, जनता से बात करें। लाख करोड़ किसान है और 5 गो 10 गो नेता है। तो कम्युनिकेट विथ सिटीजन्स, communicate with citizens so that they can make a good choice. विभिन्न लोगों से संपर्क कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कीजिए, समस्या जो है अनसर्टेनिटी बताइए। ऐसे करने पर सिटीजन के सामने गुड चॉइस उत्पन्न होगा कि क्या करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में मास्क लगा के रोड पर नजर आदमी आ रहा है, लोग को गुड चॉइस हुआ कि मास्क लगाना चाहिए। इतने कम समय में सारे लोग मास्क लगा के रोड पर, कुछ नहीं जा रहे हैं उसका अपवाद छोड़िए, लेकिन अधिकांश आदमी जो है, जो सेंसिबल है, वो बाजार जा रहा है तो लगाता है, दूरी मेंटेन करता है।
और चौथा है, और लास्ट है, चौथा है कि मैसेंजर इज एज इंपॉर्टेंट एज मैसेज। मैसेंजर इज एज इंपॉर्टेंट एज मैसेज। आपको जो भी मैसेज कोई दे रहा है तो मैसेज को देखिए, आप मैसेंजर को देखिए। डॉक्टर जब कह रहा है कि वो पिटा रहा है, नर्स कह रहा है कि वो पिटा रही है, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। मैसेज और मैसेंजर दोनों महत्वपूर्ण है। तो मैसेंजर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि कौन इन्फॉर्म कर रहा है। तो इन सब बातों से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनिश्चितता है, लेकिन अनिश्चितता के अंतर्गत कैसे पॉलिसी बनाएंगे, कैसे पॉलिसी का निर्धारण करेंगे, नजिंग करेंगे कि बजिंग करेंगे, कि प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, कि कोऑपरेटिव रास्ते जाएंगे, कि लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन आपको बताए। इन सभी का उपयोग करके और अनसर्टेनिटी के अंतर्गत पॉलिसी मेकिंग किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाना, वाटर पोल्यूशन पर रोक लगाना, सॉइल पोल्यूशन पर रोक लगाना, कोविड डिजीज के बढ़ने पर रोक लगाना, ये सभी पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के अंतर्गत आता है। अब इस पूरे को घर में 2-3 बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ताकि 5 लाइन भी बोलना हो तब बोल सकें। ठीक है? किसी भी इंटरव्यू में आप गए, पूछ दिया तो एकदम चुप नहीं रह जाए, मुंह बंद नहीं हो। इस पूरे को कै पेज हुआ? 5 पेज हो ही गया। हाँ, इसको बोल बोल के घर में बोल बोल के पढ़िए, याद कीजिए। हमको पूछेंगे किसी किसी से, और जिसको याद रहेगा उसी से बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद करेगा उसी को चांस देंगे बोलने के लिए। 4 लाइन 5 लाइन कुछ हो, आपको याद करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो।